हेलो गाइस, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का न्यू टॉपिक मौर्यकाल पढ़ेंगे। मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक स्ट्रैबो और जस्टिन सैड्रोकोटस कहते हैं और सैड्रोकोशन की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने की थी। बचपन में पाटलिपुत्र में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकीलम खेल खेलते हुए देखा और इसे 1000 काशापर्ण देकर तक्षशिला ले आए। वहाँ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र व शास्त्र में निपुण किया। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो चाणक्य ने भारत के विभिन्न राजाओं के पास सहायता के लिए भारत की एकता बनाए रखने के लिए अनेक राजाओं के दरबार में गए। उस टाइम ये मगध के दरबार में भी गए। उस समय का शासक घनानंद था। घनानंद के दरबार में गए तो घनानंद उस समय अपनी मदिरा पान में व्यस्त था, भोग विलास में व्यस्त था। साथ ही उन्होंने चाणक्य का अपमान भी किया और अपमान करके उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। तब वह इस बात का प्रतिशोध लेने की उन्होंने कसम खाई और फिर जब वह लौट रहे थे तब उन्होंने पाटलिपुत्र में एक बालक को देखा जिसकी कुशलता से ये काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने 1000 काशापर्ण लेकर उस बालक को तक्षशिला ले गए और उस बालक को निपुण किया शस्त्र में, शास्त्र में। और फिर जब वह निपुण हो गए तब उन्होंने घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने 322 बीसी में घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर ने भारत पर सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गया था। तब 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच भी युद्ध हुआ सिंधु नदी के किनारे। इसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित होते हैं और इन दोनों के बीच एपनियस की संधि होती है। साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और उन्हें काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। साथ ही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 100 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। साथ ही मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिसे वह निपटने में असफल रहे। तब उन्होंने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म ग्रहण किया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ उन्होंने संलग्न विधि से शरीर त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाले। बिंदुसार के 100 पुत्र हुए थे। इनमें से बड़ा पुत्र था सुशीम, जो तक्षशिला का शासक बनाया गया। साथ ही छोटे पुत्र थे अशोक, जो उज्जैनी के शासक बनाए गए। बिंदुसार के पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध थे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एटियाकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था। उन्होंने बिंदुसार और सीरिया के शासक के बीच एक पत्र व्यवहार का उल्लेख किया था, जिसमें बिंदुसार एटियाकस से 3 चीज़ों की मांग करते हैं: सूखे अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक। एटियाकस ने यूनानी कानून को हवाला देते हुए उन्होंने दार्शनिक देने से इनकार कर दिया। मीठी शराब और सूखे अंजीर भेज दिए। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का संरक्षण था। बिंदुसार के अंतिम समय सुशीम को पाटलिपुत्र बुला लिया गया और उन्हें पाटलिपुत्र की गद्दी में बैठा दिया गया और साथ ही अशोक को तक्षशिला का राज्यपाल बना दिया गया।
अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया था। 4 साल अशोक और सुसीम के बीच संघर्ष हुआ और 269 वीसी में अशोक ने मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर को प्राप्त किया। श्रीलंका के अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। उन्होंने 269 बीसी में सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। इस नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कभी भी हिंसा न करने का प्रण लिया। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। साथ ही अशोक ने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर की यात्रा भी की और लुम्बिनी की यात्रा करके गांव को वहां से बलिकर से मुक्त कर दिया था। साथ ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलित्पुत्र ने की थी। अशोक ने स्तंभ लेख, अभिलेख, गुहा लेखों का भी निर्माण कराया। अशोक के अभिलेखों की जानकारी ट्रिपेंथलर ने दी थी। साथ ही इनके अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रशप ने पढ़ा था। भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक के द्वारा ही किया गया था। अशोक अपने अंतिम दिनों में बहुत बुरी अवस्था में रहा। अशोक के पुत्र कोणाल ने सारी शक्ति अपने पास रख ली थी और इसका नाम सुयश भी मिलता है कोणाल का। इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी और इसके साथ ही मौर्य वंश का अंत हो जाता है। फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची कला किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध, जो एमपी में है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। तक्षशिला में सुसीम के शासनकाल में वहाँ की जनता ने सुसीम की नीतियों से परेशान होकर विद्रोह कर दिया था। तब बिंदुसार ने उस विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजा था तक्षशिला। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। उन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज के अनुसार तो भारत में दास थे ही नहीं, परंतु उस समय दास की स्थिति इतनी अच्छी थी जिसमें वह दास को पहचान नहीं पाए, परंतु समाज में दास भी था इस समय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का।
चीनी यात्री फायान ने जब पाटलिपुत्र में इस महल को देखा तो उन्होंने कहा कि इसका निर्माण या तो देवताओं ने किया होगा या तो दानवों ने किया था। यह इतना सुंदर और आश्चर्यजनक था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अब अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भ्राभु स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। चाणक्य ने सप्तांग विचारधारा प्रस्तुत की थी जिनमें पहला था राजा, दूसरा था अमात्य, तीसरा था जनपद, चौथा था दुर्ग, पांचवा कोश और छठवां सेना और सातवां था मित्र। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रशप। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भ्राभु स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने रायसेन में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेघदूत भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 में सिंधु नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी। अशोक के शिलालेख 4 भाषाओं में थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक तथा जो भारत के बाहर भी मिले, जैसे ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अफगानिस्तान से मिला है, खरोष्टी लिपि का शहबाजगढ़ी से मिला है एवं मानसेहरा पाकिस्तान से भी मिला है और शेष ब्राह्मी लिपि के मिले हैं भारत से। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने।
किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।